Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to read this book called Biochemical Aspects of Neurological Disorders, which has been edited by John N. Cummings and Michael Kremer. So it was first published in 1958, or it basically contains lectures given in 1957 and 58 at the Institute of Neurology, National Hospital, Queen Square. तो ये हम जो चैप्टर्स का कवर कर रहे थे, इट इज़ कॉल्ड बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ मसल्स. काफ़ी वीडियोज़ हैव बीन कवर्ड फ्रॉम दिस चैप्टर. आगे कंटिन्यू करें, मे बी 2 या 3 और बनेंगी. सो दिस चैप्टर विल बी ओवर. आगे हम ये कवर कर रहे थे कि द टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल डिसऑर्डर एट्रीब्यूटेबल टू अ लीकिंग मेम्ब्रेन आर दोज वेयर देयर इज एन abnormal excretion of some substance in the urine, an abnormally high level in the plasma, or an abnormally low concentration in the muscle. तो इसका कहना है ये कि जो बायोकेमिकल डिसऑर्डर जो कि एट्रीब्यूटेबल हैं लीकिंग मेम्ब्रेन में, यानी एट्रीब्यूटेबल यानी जिसके लिए किसी चीज़ को प्रॉब्ली ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है, या तो उसके रीजंस यहाँ पे दिए गए हैं. बायोकेमिकल डिसऑर्डर यहाँ इस चैप्टर में जो डिस्कस किए जा रहे हैं उनके लिए जो ज़िम्मेदार ठहराए जा सकते हैं रीजंस, जहाँ पे अबनॉर्मल एक्सक्रीशन है प्रोडक्ट्स का कुछ सब्सटेंसेस का यूरिन में, तो वो हाई लेवल इन द प्लाज्मा हो सकते हैं या फिर लो कॉन्सेंट्रेशन इन द मसल हो सकते हैं, ये बताया जा रहा है. उसके बाद बायोकेमिकल डिसऑर्डर का मतलब जो होता है वो लिटरल मीनिंग होता है उसका कोई इनबॉर्न एरर है मेटाबॉलिज्म की, या कोई इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिफेक्ट्स जो कि डिस्टर्ब करते हैं बॉडी के केमिकल प्रोसेसेस को, मेटाबॉलिज्म को, जो अफेक्ट करते हैं हाउ इट यूजेस और ब्रेक्स डाउन फूड फॉर एनर्जी. प्रोटीन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स कैसे ब्रेक होते हैं, उनमें कोई दिक्कत आ जाती है तो वो बायोकेमिकल डिसऑर्डर की कैटेगरी में आते हैं. इनके एग्जाम्पल में इस चैप्टर में आगे किए गए हैं. द आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल इज पैरोक्सिस्मल मायोग्लोबिन यूरिया, इन विच इन a full blown attack the urine is loaded with myo and met myoglobin. तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने दे रखा है पैरोक्सिस्मल मायोग्लोबिन यूरिया, जिसका मतलब होता है एक रेयर डिसऑर्डर कॉजिंग सडन मसल पेन, वीकनेस एंड डार्क रेड ब्राउन यूरिन ड्यू टू मसल ब्रेकडाउन. रेब्डोमाइलोसिस कहते हैं उसको, मायोलाइसिस कहते हैं उसको, रिलीजिंग मायोग्लोबिन इनटू द ब्लड स्ट्रीम विच देन डैमेजेस किडनीज, पोटेंशियली कॉजिंग अक्यूट रीनल फेलियर, जिसकी वजह से होता है. और यहाँ कहना है कि फुल ब्लोन अटैक में यूरिन में बहुत सारा मायोग्लोबिन और मेट मायोग्लोबिन होता है. मायोग्लोबिन इज एन आयरन एंड ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन फाउंड इन हार्ट एंड स्केलेटल मसल्स, एक्टिंग एज एन ऑक्सीजन रिजर्वॉयर टू सप्लाई मसल्स विद द एनर्जी दे नीड फॉर एक्टिविटी. मेट मायोग्लोबिन जो है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ मायोग्लोबिन होते हैं, जो कि एक प्रोटीन होता है इन मसल्स दैट कैरीज ऑक्सीजन, and oxidation turns the iron in the heme group from its usual ferrous state to a ferric state, which prevents it from binding oxygen. And metamyoglobin is also responsible for the brown or greyish brown color of aged meat. मायोग्लोबिन की वजह से रेडिश कलर मिलता है. मेटमायोग्लोबिन एज्ड मीट में देखा जाता है. सो जो लोग मीट कंज्यूम करते होंगे उनको पता होगा कि जो पुराना हो जाता है वो बेसिकली वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो चुका है, उसका ग्रेश कलर हो जाता है, और इसीलिए मीट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कलरिंग एजेंट्स यूज़ होते हैं. अब यहाँ पे कहना है कि मायोग्लोबिन इज़ अ स्मॉल मॉलिक्यूल एंड इज़ रैपिडली एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, बट इन सर्टन डिस्ट्रोफीज एंड स्पेशली इन progressive muscular dystrophy of childhood, enzymes are released into the circulation which are either not excreted in urine or are excreted only with great difficulty. तो यहाँ पे कहना है कि मायोग्लोबिन तो स्मॉल मॉलिक्यूल है और बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट हो सकता है यूरिन में, लेकिन कुछ डिस्ट्रोफीज़ में, और एग्जांपल के तौर पे इन्होंने यूज़ किया मस्कुलर डिस्ट्रोफी ऑफ चाइल्डहुड, एंजाइम्स जो है रिलीज़ की जाती हैं सर्कुलेशन में विच आर ईदर नॉट एक्सक्रीटेड इन द यूरिन और आर एक्सक्रीटेड ओनली विथ ग्रेट डिफिकल्टी. सिबले एंड लेंगियर का ये कहना है, ये दिखाया उन्होंने 1949 में, दैट द सीरम एल्डोलेज वाज रेज्ड इन 2 केसेस ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रोफी. 2 केसेस जो हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी के में जो सीरम एल्डोलेज नाम की एंजाइम है वो रेज हुई थी. बट द फर्स्ट फुल इन्वेस्टिगेशन वाज दैट ऑफ स्कैपेरा एंड अदर्स इन 1953.
तो सीरम एल्डोलेज जो कि ब्लड टेस्ट होता है एक मेजरिंग द एंजाइम एल्डोलेज क्रूशियल फॉर शुगर ब्रेक डाउन एंड एनर्जी स्पेशली इन मसल्स। तो इसका जो है रेज लेवल दिखाया गया सिबले एंड लेंगर ने दो केसेस मस्कुलर एट्रोफी में, लेकिन पूरी इन्वेस्टिगेशन की थी स्केफेरा एंड अदर्स ने 1953 में। और इस सीरम एल्डोलेज की सीरम एल्डोलेज की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सीरम में जब बढ़ी हुई होती है तो हाई लेवल्स इंडिकेट मसल डैमेज लाइक मस्कुलर डिस्ट्रोफी, पॉलीमायोसाइटिस, ट्रॉमा, हार्ट अटैक और लिवर इश्यूज, हेपेटाइटिस, सिरहोसिस में देखने को मिल सकता है, जो हेल्प करते हैं डायग्नोज मसल वीकनेस, स्टिफनेस और पेन थ्रू लेस कॉमन। एंड नाउ इट एड्स डिफरेंशिएट बिटवीन नर्व्स एंड मसल्स, मसल पेन एंड मॉनिटर डिजीज एक्टिविटी। स्केफियर एंड अदर्स ने शो किया था कि ग्रॉसली इंक्रीज लेवल्स ऑफ सीरम एल्डोलेज वर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्रेसिव मस्कुलर डिस्ट्रोफी, only slight increases being found in patients with dystrophia myotonica or with neurogenic atrophy। यहाँ पे 3 टर्म्स यूज़ किए गए हैं कि सीरम एल्डोलेज जो है ग्रॉसली इंक्रीज होता है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक है प्रोग्रेसिव मस्कुलर डिस्ट्रोफी का। उसके बाद जो है स्लाइट इंक्रीज देखा जाता है पेशेंट्स ऑफ दिस एंजाइम इन पेशेंट्स विद डिस्ट्रोफिया मायोटोनिका और न्यूरोजेनिक एट्रोफी के केस में। तो प्रोग्रेसिव मस्कुलर डिस्ट्रोफी इज अ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर्स कॉजिंग ग्रेजुअल वीकनिंग एंड वेस्टिंग ऑफ मसल्स वेयर मसल टिश्यू is replaced by fat and connective tissue, leading to loss of strength, mobility issues, and potential heart-lung problems with different types varying in onset, severity, and affected muscles, all worsening over the time। तो बेसिकली वेस्टिंग ऑफ मसल्स जहाँ पे है बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से एक्सक्यूज मी, where muscle tissue is replaced by fat, connective tissue, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ, मोबिलिटी लूज हो जाती है, पोटेंशियल हार्ट लंग प्रॉब्लम्स हो जाती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिंग ऑनसेट सिवियरिटी रहती है, एंड अफेक्टेड मसल्स ऑल वर्सनिंग ओवर टाइम। ये प्रोग्रेसिव मस्कुलर डिस्ट्रोफी के केस में आता है जहाँ पे सीरम एल्डोलेज जो है ग्रॉसली इंक्रीज रहती है। जहाँ पे कम इंक्रीज होती है वो है एक तो डिस्ट्रोफिया मायोटोनिका जो कि एक जेनेटिक प्रोग्रेसिव मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है कॉजिंग मसल wasting, weakness, and myotonica, difficulty relaxing muscles, which is difficulty in relaxing muscles after contraction। तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट होके फिर मसल्स का रिलैक्स होना बहुत डिफिकल्ट होता है डिस्ट्रोफिया मायोटोनिका में। देन अगेन सीरम एल्डोलेज कम अमाउंट के लिए रेज होती है न्यूरोजेनिक एट्रोफी में, जहाँ पे सिवियर मसल वेस्टिंग देखी जाती है फ्रॉम डैमेज नर्व्स कॉजिंग मसल्स टू shrink and weaken because the loose nerve signals needed for contraction, often seen in conditions like ALS, spinal muscular atrophy, or after nerve injury, leading to significant functional loss with treatment focusing on physical therapy and sometimes nutrition to manage। तो यहाँ पे जो है नर्व सिग्नल्स लूज हैं, इसकी वजह से जो चीज़ें हैं मसल्स हैं वो इफेक्ट हो रही हैं, वीक हो रही हैं और श्रिंक हो रही हैं, न्यूरोजेनिक एट्रोफी में श्रिंक हो रही हैं, तो इस वजह से श्रिंक हो रही है। लेकिन इसमें सीरम एल्डोलेज जो है कम अमाउंट के लिए रेज्ड है। उसके बाद similar findings have since been reported। Scafera and his associates also found that not only in another glycolytic enzyme, namely hexose 6-phosphate isomerase, increased in the plasma patients with progressive muscular dystrophy, but in addition that the level of transaminase, an enzyme unrelated to glycolysis, is also raised in the disease। तो दो और एंजाइम्स के नाम इन्होंने बताए जहाँ जो कि रेज्ड होती हैं प्रोग्रेसिव मस्कुलर डिस्ट्रोफी में, और एक है हेक्सोज 6-फॉस्फेट आइसोमरेज और दूसरी है ट्रांसमिनेज, जो कि एक तो रिलेटेड है ग्लाइकोलाइसिस से यानी ग्लाइकोलिटिक एंजाइम है, दूसरी अनरिलेटेड है ग्लाइकोलाइसिस से विच इज़ कॉल्ड ट्रांसएमिनेज, और ये भी रेज्ड होती है इसमें प्रोग्रेसिव मस्कुलर डिस्ट्रोफी में। ऐसा नोट किया गया था एक्सपेरिमेंट्स के वक्त। दे एग्जामिन मसल्स फ्रॉम पेशेंट्स विद प्रोग्रेसिव मस्कुलर डिस्ट्रोफी एंड फाउंड दैट वेयर एज द लेवल्स ऑफ नंबर ऑफ ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स वर लोअर्ड, the levels of the respiratory enzymes, that is those enzymes taking part or associated with Krebs cycles, were only slightly reduced।
प्रोग्रेसिव मस्कुलर डिस्ट्रोफी के पेशेंट्स को जब एग्जामिन किया तो उन्होंने देखा कि ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स का जो लेवल्स ऑफ अ नंबर ऑफ ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स, बहुत सारी एंजाइम्स जो है लोअर थी, लेकिन रेस्पिरेटरी एंजाइम्स और जो एंजाइम्स एसोसिएटेड थे क्रेब्स साइकिल के साथ वो स्लाइटली रिड्यूस्ड थी। ऐसा इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के वक्त देखा। Unfortunately, this selective diminution of glycolytic enzymes does not mean that this is a specific biochemical abnormality peculiar to muscular dystrophy. यहाँ पेशेंट का कहना है कि जो ये सेलेक्टिव कम होना है ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स का, ये क्या कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि जो स्पेसिफिक बायोकेमिकल अबनॉर्मलिटी पेक्यूलियर है मस्कुलर डिस्ट्रोफी के लेकर ये उसकी स्पेसिफिक फाइंडिंग बन जाए। दो वजह से ऐसा कहना था। फर्स्ट, स्कैफेरा एंड अदर्स वर केयरफुल टू कंट्रोल देयर ऑब्जर्वेशंस बाय एग्जामिनिंग द लेवल्स ऑफ सेम एंजाइम्स इन केसेस ऑफ न्यूरोजेनिक एट्रोफी। दे फाउंड एग्जैक्टली द सेम चेंजेस। तो जो प्रोग्रेसिव मस्कुलर डिस्ट्रोफी में ये इन एंजाइम्स ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स को लेकर चेंजेस मिल रहे थे, वही सिमिलर चेंजेस न्यूरोजेनिक एट्रोफी में मिल रहे थे। They found exactly the same changes provided the nerve had been cut for at least 3 weeks. It is clear then that these changes were not specific to progressive muscular dystrophy, though it would have been interesting to know the changes in simple diffuse atrophy. Simple disuse atrophy. Simple disuse atrophy is rapid shrinking and weakening of muscle due to lack of use, like from injury, bed rest या activity की वजह से muscle shrink हो जाती है एंड मसल इनएक्टिविटी की वजह से, causing muscle protein breakdown to exceed synthesis, leading to loss of mass and function that can often be reversed with exercise, proper nutrition, physical therapy, but becomes harder to combat with prolonged immobility. जब बहुत ज़्यादा इमोबिलिटी हो जाती है और उसकी वजह से मसल्स जो है वीक हो जाती हैं, उसको सिंपल डिस्यूज अट्रोफी कहते हैं। तो उसके रिजल्ट्स देखे जाते तो और ज़्यादा पता चल जाता है, ऐसा ऑथर का कहना है। द सेकेंड रीजन फॉर एक्सरसाइजिंग कॉशन इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज फाइंडिंग्स अप्लाइज इक्वली टू ऑल रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड ऑन बायोप्सी स्पेसिमेंस और डिजीज मसल। बायोप्सी स्पेसिमेंस यानी बायोप्सी सैंपल जो कि स्मॉल पीस ऑफ बॉडी टिश्यू हैं या सेल्स हैं which are removed during a biopsy procedure for examination, usually under a microscope, to diagnose diseases like cancer या infection. तो बायोप्सी जो सैंपल लिया जाता है उसको बायोप्सी स्पेसिमेन कहते हैं। तो relating the concentration of an enzyme or other cellular constituent to the non-collagenous nitrogen does not solve all problems of interpretation, though it lessens their number. तो यहाँ पे रिलेट किया जाता था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक एंजाइम को किससे या फिर कोई और सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट से, टू द नॉन कोलाजिनस नाइट्रोजन। Non-collagenous nitrogen is the nitrogen content derived from non-collagenous proteins and other non-protein nitrogen sources within a biological sample, typically bone या dentin. उससे derive किया जाता था. This is especially the case of cell membrane. This is especially the case if the cell membrane is abnormally permeable, and a muscular dystrophy we know that this is very likely. abnormally permeable cell membrane में ये केसेस ज़्यादा देखे जाते हैं और muscular dystrophy में ये ज़्यादा likely हैं. For such a diseased membrane could act as a sieve holding back granules, mitochondria and long fibrous actin and myosin filaments which form the bulk of the muscle proteins, but letting through those substances which are freely dispersed throughout the sarcoplasm. अब ये देखा गया कि काफ़ी चीज़ें जो मेम्ब्रेन है इस केस में एज अ सीव होल्ड करती है। डिजीज मेम्ब्रेन जो है एक छलनी की तरह एक्ट करती है जहाँ पे वो होल्ड कर लेगी कुछ चीज़ों को, जैसे कि ग्रैनुल्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, फाइब्रस एक्टिन हो गया, मायोसिन फिलामेंट्स हो गया, लेकिन जो कि बल्क ऑफ मसल प्रोटीन्स फॉर्म करते हैं, लेकिन जो सब्सटेंसेस विच आर फ्रीली डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द सार्कोप्लाज्म उनको ये होल्ड नहीं कर पाता. सार्कोप्लाज्म इज बेसिकली द साइटोप्लाज्म ऑफ द striated muscles. This would seem to be the case in muscular dystrophy. For the sarcoplasm, glycolytic enzymes are uniformly very low relative to the total protein content of the cell, whereas the mitochondrial respiratory enzymes on this basis are only slightly deficient.
जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी का केस है उसमें ऐसा देखा गया था कि जो सार्कोप्लाज्मिक ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स हैं वो यूनिफॉर्मली वेरी लो है रिलेटिव टू द टोटल प्रोटीन कंटेंट ऑफ द सेल, जबकि माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी एंजाइम्स अगर इस बेसिस पे कंसिडर करें तो स्लाइटली डेफिशिएंट है, ऐसा देखा गया। उसके बाद क्लियरली देयरफॉर इफ वी आर टू रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक इंट्रासेल्युलर deficiency that is responsible for dystrophy, it should be related not to the non-collagenous nitrogen but to some other intracellular component having a similar state of dispersion. तो ऑथर का ऐसा कहना है कि सिर्फ नॉन कोलाजिनस नाइट्रोजन की वजह से ही डिस्ट्रोफी को कैरेक्टराइज नहीं करना चाहिए, इट शुड बी ऑल्सो वेरी स्पेसिफिकली रिलेटेड टू दी स्पेसिफिक इंट्रासेलुलर डेफिशिएंसी जो कि उस पर्टिकुलर डिस्ट्रोफी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा यहाँ पे ऑथर का कहना है। बट टू सम अदर इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स हैविंग अ सिमिलर स्टेट ऑफ डिस्पर्शन, और भी ऐसे इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स हो सकते हैं जिनका सिमिलर स्टेट ऑफ डिस्पर्शन है। लेकिन दिस इज़ नॉट ऑल फॉर द रिलेटिव ईज विद विच द टू contrasted substances might pass through the membrane just be assessed, taking into account such physiochemical factors as, for example, shape, size, number of charges carried, concentration gradients, and the pH in the region of the membrane. अब जो भी ऑथर का कहना है कि जो भी दो कॉन्ट्रास्टेड सब्सटेंसेस जो पास करेंगे मेम्ब्रेन के थ्रू उनको असेस करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये देखना कि उनके फिजियोकेमिकल फैक्टर्स क्या क्या हैं, यानी उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, जैसे कि मॉलिक्यूलर वेट, सॉल्युबिलिटी, लाइपोफिलिसिटी, पोलैरिटी, डिसोसिएशन कांस्टेंट, केमिकल स्टेबिलिटी, और यहाँ पे जो चेक किया है वो शेप, साइज, नंबर ऑफ चार्जेस कैरिड, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड पीएच इन द रीजन ऑफ द मेम्ब्रेन। ये चेक करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि एक कंक्लूजन पे आ सके कि सिर्फ नॉन कोलाजिनस नाइट्रोजन ही नहीं और भी स्पेसिफिक जो है चीज़ें हो सकती हैं जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी का कारण बनती हैं, स्पेशली प्रोग्रेसिव मस्कुलर डिस्ट्रोफी का। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, लेकिन आगे की वीडियो में हम और भी चीज़ें कवर करेंगे। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।